सूरज की दिशा पूर्व से अब पश्चिम होने लगी थी। आसमान भी अब पीला नजर आने लगा था। बच्चों का खेल भी अब खत्म होने वाला था। गांव वाले खेत से घर लौट ही रहे थे कि उन्हें वहां करण दिखा। करण अपनी ही धुन में मगन कुछ लकड़ियां जमा कर रहा था। करण कब क्यों चीजें करता था ये किसी को कभी भी समझ में नहीं आया। गांव वाले उसे ऐसे देखकर उस पर हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। एक ने तो ये भी कहा कि जो लकड़ियां ये जमा कर रहा है उसी से खुद को मारे तो शायद इसमें अक्ल आ जाए। करण अब काफी फुर्ती में लकड़ियां एक ट्रैक्टर के पास ले आया और उनसे एक पुल बनाने लगा। गांव वाले उस पर हंसते रहे, पर उसे गांव वालों से पहले कब फर्क पड़ा है जो आज फर्क पड़ता। वो लकड़ियों से अपना पुल बनाता रहा। तभी ट्रैक्टर के नीचे से एक आवाज आई। वो कुत्ते का पिल्ला जो ट्रैक्टर के नीचे था, वो अब करण के बनाए लकड़ियों के पुल की मदद से वापस बाहर निकल रहा था। निकलते ही वो करण की तरफ भागा और उसे चाटने लगा। करण भी खुशी से हंसने लगा। उसने उस पिल्ले की जान बचाई थी। वो पिल्ला उसमें ऐसे समा गया जैसे बीज खेत में समा जाते हैं। गांव वाले ये सब दूर से देख रहे थे। करण ने भले ही अच्छा काम किया हो, पर गांव वालों की नजर में वो हमेशा ही नालायक और निकम्मा रहेगा। करण अब घर पहुंच चुका था। उसने जैसे ही चप्पल दरवाजे के बाहर रखी, उसे अंदर से एक आवाज आई। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो गया और सुनने लगा। उसके ससुर उसके पिता को खरी खोटी सुना रहे थे। करण की शादी सुनंदा के साथ हो चुकी थी, लेकिन करण में खामियां थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसके ससुर ने अपने बेटी को उसके ससुराल नहीं भेजा। करण काफी लापरवाह और अपरिपक्व था। उसके पिता गांव के बहुत ही प्रसिद्ध पंडित और जाने माने चिकित्सक थे। उनकी जड़ी बूटियों से गांव का हर आदमी इलाज करवाता था। पंडित जी के पास हर चीज का इलाज था। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसे वो ठीक ना कर सके। गांव में सब उनकी इज्जत करते थे और बड़े ही आदर और मान सम्मान से उन्हें देखा जाता था। पर वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा करण था, जो एक नंबर का निकम्मा था। किसी को भी यह समझ नहीं आया कि इतने प्रसिद्ध चिकित्सक की इतनी नालायक औलाद कैसे हो सकती है। आज करण की वजह से उसके पिता को इतनी बेशर्मी महसूस हो रही थी। पंडित जी, अगर आप अपने बेटे को सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते तो मैं कभी अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजूंगा। आप एक जाने माने चिकित्सक हैं पंडित जी, अपने बच्चे को संभालिए। आपको तो पता ही होगा कि लोग आजकल आपकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे हैं। इतना कहकर उसके ससुर चले गए। करण जब अंदर पहुंचा तो उसकी मां सोफे पे रो रही थी। उसके बाबा ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना मुंह फेर लिया। तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि मेरी कोई संतान ही ना होती। ये सुनते ही करण की मां उसके बाबा को शांत करने लगी। कहां था तू? पंडित जी ने करण से गुस्से में पूछा। वो हकलाने लगा। करण के पिता उसके पास आए, उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, क्यों डरता है तू जंगल में जाने से? अगर डरेगा तो सीखेगा कैसे? पता है कितने अरमान थे मेरे तुझे लेके। मैं तो तुझे इस गांव का सबसे काबिल चिकित्सक बनाना चाहता हूं, पर तुझमें ना तो कोई गुण है और ना ही सीखने की कोई चाहत। उसने अपने पिता का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बाबा, मेरे पास भी कुछ शक्तियां हैं, आखिर आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते? करण के पिता ने गुस्से में हाथ छुड़ाया और कहा, अगर इतनी ही बुद्धि है तुझमें तो जंगल में क्यों नहीं जाता औषधि ढूंढने? क्यों दिन भर गांव में घूमता रहता है? बस कुत्तों के साथ ही खेलता रहा कर, यही औकात है तेरी। और गुस्से में पंडित जी वहां से चले गए। करण की मां, जो अब करण की आंखों में आंसू देखकर अपना रोना भूल चुकी थी, उसके गाल पे एक हाथ रखकर उससे बोलती है, ये बातें दिल पे नहीं लेते बेटा। बाबा का गुस्सा तो बर्फ की तरह है, आज नहीं तो कल पिघल ही जाएगा। मां की ये बात सुनकर वो बस उनकी गोद में सर रखकर रोने लगा। क्या मैं इतना नालायक हूं मां?
मुझसे अच्छा तो बाबा का कोई बेटा ही नहीं होता। उसने अपनी मां से पूछा। मैंने ससुर जी की सारी बातें सुन ली थी। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो मां? अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें और बाबा को आज इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ये कहते हुए करण जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां भी अब रोने लगी थी। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगी, मुझे पता है बेटा कि तू सब कुछ कर सकता है। किसी और को तुझ पर भरोसा हो ना हो, पर मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए उसकी मां ने उसके आंसू पोंछे। वो उठकर अपने पिता से माफी मांगने उनके कमरे में गया। तब उसने देखा कि वो कोई जड़ी बूटी एक कांच की छोटी बोतल में डाल के उसे एक थैले में रख रहे थे। आप कहीं जा रहे हैं बाबा? करण ने पूछा। पंडित जी ने करण को सुनकर भी अनसुना कर दिया। करण ने फिर से पूछा, बाबा आप कहीं जा रहे हैं क्या? पंडित जी ने केवल एक शब्द में कहा, हाँ। कहां जा रहे हैं आप बाबा? उसने फिर पूछा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, उसके पिता ने उत्तर दिया। करण ने उनका बैग छीन लिया और पंडित जी फिर से गुस्से में आ गए। ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने उसको डांटते हुए कहा। बाबा मैं जानता हूं कि आज आपको मेरी वजह से कितना अपमानित किया गया। मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका तो दीजिए, करण ने गिड़गिड़ाते हुए अपने पिता से कहा। पंडित जी ने थोड़ा सोचा और फिर वो मान गए। उन्होंने झोले में रखकर वो जड़ी बूटी उसको दी और कहा, ये वर्मा साहब की औषधि है। उन्हें जो 1 हफ्ते पहले चोट लगी थी उसके लिए ये दवाई उनके घर पे उन्हें देकर आनी है। क्या तुम ये कर पाओगे? करण ने खुशी खुशी हां कर दी। ये काम काफी आसान था और ये बात पंडित जी भी जानते थे। उन्हें लगा कि वो ये काम तो कर ही लेगा और यही सोच के उन्होंने वो जड़ी बूटी एक झोले में डालकर करण को दे दी। करण ने अपने आंसू पोंछे और वो वर्मा जी के घर की तरफ निकल पड़ा। अब अंधेरा काफी हो चुका था। झिंगुर की आवाजें आना शुरू हो गई थी। लोग अपने घरों में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। करण वर्मा जी के यहां अपनी सोच में डूबा हुआ चला जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे निकालो, बचाओ, बचाओ। कोई दर्द में करहा रहा था। करण जब फुर्ती से उस आवाज के पीछे दौड़ा तो वो वहां मौजूद शख्स को देखकर दंग रह गया। जो मदद के लिए आवाज लगा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी, जिसका एक पैर बड़े से पत्थर के नीचे फंस गया था और वो दर्द से तड़प रही थी। वो अपनी पत्नी को इस तरह मुसीबत में देखकर घबरा गया। उसने तुरंत अपना झोला सड़क के किनारे रखा और अपनी पत्नी की मदद के लिए दौड़ पड़ा। वो अपनी पत्नी से लगातार कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं इस पत्थर को हटाता हूं। वो पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पत्थर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी पत्नी भी लगातार अपना पैर निकालने की कोशिश कर रही थी। आखिर में करण उस बड़े से पत्थर को हटाने में कामयाब हो गया और उसने अपनी पत्नी का पैर उस पत्थर के नीचे से निकाल लिया। उसकी पत्नी अपनी नजरें झुकाए बस चुपचाप खड़ी रही। वो करण से काफी नाखुश थी क्योंकि उसकी वजह से ही आज उसे अपने मायके में रहना पड़ रहा था। उसने शुक्रिया कहा और घर जाने के लिए निकल पड़ी। रुको सुनंदा, मेरी बात तो सुनो। तुम तो इस तरह मेरा विश्वास मत तोड़ो। तुम भी अगर बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दोगी तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगा? करण ने विनती करते हुए अपनी पत्नी से कहा। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब सुनने सुनाने के लिए बाकी ही क्या रह गया है? कभी मेरी सूध ली है तुमने कि मेरे ऊपर क्या बीतती है? अपने पति के होते हुए भी मुझे मेरे मायके में रहना पड़ता है, सिर्फ तुम्हारी नाकामी की वजह से। कुछ तो काम धंधा कर लो अब। करण की पत्नी गुस्से से बोल रही थी। मेरा विश्वास करो तुम, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। मैं अब पहले की तरह नहीं हूं। मुझे अब खुद भी अपने ऊपर गुस्सा आता है
कि हर बार कोई काम करने की कोशिश करता हूं लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पाता और सब मुझे नाकारा समझने लगते हैं। लेकिन सुनंदा, तुम सच बताओ, क्या क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? करण दुखी मन से अपनी पत्नी से कह रहा था। मैं प्यार करती थी और चाहती भी थी कि तुम कुछ काम करो और मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, लेकिन तुम्हारी बार बार की गलतियों और तुम्हारे इस आलसीपन ने मेरा हर बार दिल तोड़ दिया। तुम नहीं जानते, मेरे बाबा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर तुम अब कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो वो हमारी शादी तोड़ देंगे। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं चलती हूं, अब बाबा घर में इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर उसकी पत्नी वहां से चली गई। करण ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को रोक नहीं सका। वो सर झुकाए बस देखता रह गया। करण के दिमाग में अब बस अपनी पत्नी के ख्याल ही आ रहे थे। उसने फिर अपना झोला उठाया और निकल पड़ा। रास्ते में जब उसने उस झोले में अपना हाथ डाला तो उसे पता चला कि बूटी तो झोले में है ही नहीं। जड़ी बूटी को अपने झोले में ना पाकर वो घबरा गया। अब मैं क्या करूं? करण ने अपना सिर पीट कर कहा। उसने थोड़ा सोचा कि आखिर जड़ी बूटी कहां जा सकती है। फिर उसे याद आया कि उसने बैग को नीचे रखा था। शायद उस वक्त जड़ी बूटी कहीं गिर गई होगी। करण पीछे की तरफ जाने लगा। इस समय वो बस अपने बाबा के गुस्से के बारे में सोच रहा था। वो जैसे ही उस जगह पर आया उसे ढूंढना शुरू कर दिया। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। करण अब खुद से नाराज होने लगा। उसे पता था कि अगर वो घर जाकर ये बात बाबा को बताएगा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। करण वो बूटी ढूंढते ढूंढते थक चुका था। जब अंत में उसे वो बूटी नहीं मिली तो वो हताश होकर घर जाने लगा। उसके मन में बस यही चल रहा था कि काश कुछ अजूबा हो जाए और वो जड़ी बूटी उसे मिल जाए, पर अफसोस उसके नसीब में कुछ और ही था। करण मुंह लटकाए हुए घर पहुंचा। उसके बाबा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत देर कर दी एक जड़ी बूटी देने में, करण के पिता ने कहा। बाबा दरअसल में वर्मा जी के घर नहीं पहुंच पाया मैं। रास्ते में ही जड़ी बूटी कहीं खो गई। जब मैं करण पूरी बात कह पाता उससे पहले ही पंडित जी ने उसकी बीच में बात काटते हुए कहा, तुमसे इतना छोटा सा काम भी पूरा नहीं हुआ? क्या तुम पर इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता? आखिर मेरी औलाद इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है? उसके पिता पर अब खून सवार था। उन्हें करण की कोई भी बात ना ही सुननी थी ना ही समझनी थी। वो फैसला कर चुके थे। करण चुपचाप बस उनकी डांट सुन रहा था। तभी पंडित जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे करण की आंखें खुली की खुली रह गई। कल सुबह सूरज उगने से पहले अगर तुम जंगल में जड़ी बूटियां लाने नहीं गए तो कल से तुम इस घर में नहीं रह सकते। करण को अब तय करना था कि वो क्या चुनेगा। एक तरफ उसके जंगल में जाने का डर था और दूसरी तरफ घर से निकाले जाने की धमकी। आखिर वो आगे क्या चुनेगा? क्या करण अपने डर के बावजूद जंगल में जा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।